हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो क्या है, विद डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद क्या एक्सप्रेशन बनता है, ये सारे चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमारे पास इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिन्हें हम कैपेसिटर कहते हैं, और इस पर इस तरीके से हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये वाला चार्ज यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये चार्ज इस जगह पर पहुँच जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट भी आपने पढ़ा है। तो जब ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज डी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इसको मैंने बोला है बच्चों पॉजिटिव, और इसको मैंने बोला है नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जो D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो D जो होता है बच्चों, ये डिस्टेंस है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन द पैरेलल प्लेट, ठीक है। E जो है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। अब हमारे को पता होना चाहिए कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ईच प्लेट पर वो कितनी है। तो इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा प्लस है, और इस पर जो है वो सिग्मा माइनस है। तो वी कैन राइट सिग्मा प्लस माइनस, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट। क्लियर? एक पे प्लस हो जाएगी और एक पे माइनस हो जाएगी, तो रिस्पेक्टिवली एक पे प्लस और एक पे माइनस। अब जो चार्ज जो होता है वो Q है, और वो सिग्मा इंटू एरिया की बराबर होता है। तो चार्ज दैट इज Q वो कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू एरिया। ए जो है बच्चों एरिया ऑफ ईच प्लेट है, तो यहां पर लिख सकते हैं जो ए है बच्चों एरिया ऑफ ईच प्लेट, ओके। तो चार्ज की अमाउंट हो जाएगी इतनी। पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा बच्चों बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बिटवीन द प्लेट्स, वी कैन राइट V विच इज इक्वल्स टू E इंटू डी की बराबर, ओके। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इंटू डी, E इंटू डी हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल। E विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D विद द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। अब E जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी भी एक प्लेन शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था, तो वो E जो होता था वो जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। बट यहाँ पर दो प्लेट्स है, तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ईच प्लेट के द्वारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो प्लेट है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया इनटू डी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वेशन नंबर हमारा 2। क्लियर? तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? तो दिस इंप्लाइज कैपेसिटेंस जो हो जाएगी बच्चों C। अब Q इक्वल्स टू सी वी होता है, तो वी कैन राइट C विच इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब इक्वेशन 1 से Q की वैल्यू इक्वेट कर देंगे और V की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन राइट C, Q की जगह दैट इज सिग्मा इंटू एरिया, V की जगह दैट इज सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो वी कैन राइट एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी विच इज़ अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो वी कैन से जो कैपेसिटेंस हुआ है बच्चों वो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की बराबर होगा। ठीक है, तो ये है कैपेसिटेंस जो इस दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन है। अब इसके बीच में अगर मान लिया जाए कि एक डाई इलेक्ट्रिक है, तो कह रहा है कि एफ के इक्वल्स टू डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर हम के, जिसका नाम हमने डाई इलेक्ट्रिक रखा है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, वुड का अलग होता है, माइका का अलग है, एयर के लिए हम 1 कंसीडर करते हैं। तो वी कैन से जो कैपेसिटेंस जो हो जाएगी वो के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगी। अब फॉर एयर हम के की वैल्यू बच्चों 1 यूज करते हैं, इसलिए सी जो होगा वो सी नॉट बन जाता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये है एक्सप्रेशन जब के दैट इज डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाएगा तो किस तरीके से कैपेसिटेंस में चेंज आता है। तो रिक्वेस्ट है पहले इतना नोट डाउन करिए। अब ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है आपके पास, कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ 2 प्लेट्स, जिसका एरिया बच्चों ये दे रखा है। तो आंसर में सबसे पहले हमें एरिया जो गिवन है बच्चों 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर है, विच इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यू नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 10 की पावर 4 का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो एरिया की जो वैल्यू है वो 1 मीटर स्क्वायर बन जाएगी मीटर में। सेपरेटेड बाय 2 mm, तो दैट मीन्स स्मॉल डिस्टेंस दे रखा है 2 mm। व्हाट इज 2 mm? 1 mm कितना होता है 10 की पावर -3, तो वी कैन से 2 mm जो हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। क्लियर? थिक ग्लास शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 4 की बराबर है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट मीन्स के की वैल्यू गिवन है 4, और आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कैपेसिटेंस निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले सी जो होता है के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की बराबर है। तो सी जो हो जाएगा बच्चों के की जगह वी कैन पुट 4, ए की जगह 1, एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर बच्चों -12 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू दे रखी है दैट इज 2 × 10 की पावर -3। अब इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो फैराड में आना चाहिए, फैराड में। तो रिक्वेस्ट है इसको सॉल्व करिए। तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो 1.77 इंटू 10 की पावर -8 आ रहा है। आप चेक करिए कि आपको कितना आंसर आ रहा है। क्लियर? अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज जब एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T गिवन हो और वो इसके बीच में इंसर्ट करी जाए तो क्या एक्सप्रेशन बनता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। तो अब ये कह रहा है यहां पे दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab having thickness T that is, अब ये जो T है बच्चों वो लेस देन D है। जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्योंकि फाइनल के एग्जाम में इस तरीके की डेरिवेशन पूछी जाती है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। आई रिक्वेस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझेंगे। हमने क्या करना है कि सबसे पहले
डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से पहले जो हमारे पास कंडीशन होती है पहले वो लिखते हैं, फिर बाद में हम एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे जिसकी कुछ थिकनेस T है, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसको हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो आंसर है, ये कहता है बिफोर इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने से पहले जो कैपेसिटेंस था बच्चों वो C0 है, विच इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D की बराबर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास E0 होगा, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो प्लेट्स है ना, पैरेलल प्लेट्स हमारे पास दो हैं, तो उसके थ्रू जो एक्सप्रेशन बनेगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगा। अगर चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक के लिए इतना होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल देना है, इंसर्ट करना है, और उसको इंसर्ट करने के बाद जो पोटेंशियल आएगा हमें वो लिखना है। कहता है नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब is introduced या inserted between the plates, parallel plates। जैसे ही मैं यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दूंगा बच्चों, तो जो एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, पहले फिगर देखते हैं। ये वो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों जिसकी थिकनेस T है, और इसको मैं इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर रहा हूं। अब इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो D है। क्लियर? अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करी थी वो कितना था? E0, है ना? E0 वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहां पर प्लस चार्ज दिखा देंगे, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो यहां पर नेगेटिव चार्ज था। जैसे ही हमने इस डाइलेक्ट्रिक को इसके बीच में इंसर्ट किया तो इसके अंदर जो जितने भी फ्री चार्जेस थे तो उसने नेगेटिव चार्ज को तो यहाँ भेज दिया, पॉजिटिव चार्ज को अपने से सेपरेट कर लिया। तो जब बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब हमने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, इसके अंदर जितने भी फ्री चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेपरेशन के कारण वो प्लस से माइनस की तरफ बनेगा, दैट इज P मतलब पोलराइजेशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख सकते हैं कि बाहर की एरो इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E0 माइनस EP होना चाहिए, है ना? क्यों होना चाहिए? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियल का 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा E0 का। क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा बिटवीन द प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो होगा बच्चों वो V बनेगा। एंड वी नो दैट V जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर D माइनस T डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है। D में से T डिस्टेंस घटा देंगे, कम कर देंगे, तो इतना हिस्सा बचेगा, और इतने हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? तो कहता है D माइनस T डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर E0 है। क्लियर? दोबारा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अंदर वाला। तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0। उसका डिस्टेंस कितना है? कहता है D में से T घटा दो, इतना हिस्सा बचेगा। अब थिकनेस T के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस में थिकनेस T क्या है? डिस्टेंस है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जो रिड्यूस्ड है, दैट इज E0/k। तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन बनता है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब मुझे क्या करना है? E0 को आप बाहर निकाल देंगे, तो D माइनस T प्लस में कितना हो जाएगा?
टी बाई के हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ई नॉट की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस में टी बाय के हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मैं कैपेसिटेंस को निकाल सकता हूं। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों, वो सी होता है, क्यू बाई वी की बराबर होगा। अब क्यू की जगह वी कैन पुट सिग्मा इनटू एरिया। अब वी की जगह पुट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। बच्चों सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी बाय के हो जाएगा। ओके, तो ये है मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज सी विच इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाय के। क्लियर होता है। तो ये एक रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर इसके बीच में जैसे डाइलेक्ट्रिक है, अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब रख दूं तो क्या एक्सप्रेशन होगा वो भी बताइए। तो कंडक्टर्स के लिए याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो अगर मान लिया जाए फॉर कंडक्टिंग स्लैब, अगर वो क्वेश्चन पुट करता है इसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो t बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा सारा। तो हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन बचेगा इसी फॉर्मूले में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी बचेगा। क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय डी और डिवाइडेड बाय डी कर दिया। ऐसा करने से एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कि ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या था बच्चों, सी नॉट था। तो सी जो हो जाएगा वो सी नॉट डी अपॉन में डी माइनस टी हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से भी इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। तो आई रिक्वेस्ट पहले इतना लिखिए सो दैट कि इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल कर सके और ये कंसेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो। पहले लिखिए जरा। बच्चों हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जो हमारा अभी लास्ट रिजल्ट आया था उसी से रिलेटेड है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार आप ट्राई करिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं किसका अच्छा आता है आंसर। कहते हैं अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक ग्लास स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लेट अस सपोज ये इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो जिसको मैं इस तरीके की शेप का बता रहा हूँ, और इसके बीच का सेपरेशन बच्चों d है, और इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है ना उसकी कुछ थिकनेस है, तो वो इस तरीके से। क्लियर। तो इसकी जो थिकनेस है उसकी जो वैल्यू है वो 3d/4 है। ओके। इसका भी एरिया वैसा ही है जैसा पैरेलल प्लेट का है, बट इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है 3d/4, वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर दे रखा है। बट इज हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को इसके बीच में इंसर्ट कर दिया तो इसके बीच क्या हमें अब न्यू कैपेसिटेंस निकालना है, दैट इज c। तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस गिवन है, ऑब्वियस सी बात है। कैपेसिटेंस के लिए वी कैन यूज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के यूज करेंगे। क्लियर। अब हमें जो थिकनेस गिवन है वो 3d/4 गिवन है। क्लियर। अब इस नाउ वी कैन पुट दिस द वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन। तो c जो हो जाएगा वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस ऑफ 3d/4 प्लस ऑफ 3d/4 के। ओके। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे c ए लिखा है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस ऑफ 3/4 प्लस 3/4 के हो जाएगा। क्लियर। नाउ दिस विल कम इक्वल टू 4 माइनस 3/1/4 बन गया। दिस इज ए एप्सिलॉन नॉट
नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस d 1/4 प्लस 3/4k. ओके, नाउ d मल्टीप्लाई करो अंदर तो ब्रैकेट में, तो d/4 प्लस 3d/4k हो गया. क्लियर? अगर मैं यहाँ से इस d को बाहर निकाल लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से d को बाहर निकाल लूँगा बच्चों ब्रैकेट से, तो a एप्सिलॉन नॉट d/4 बाहर निकल गया. पहले भी निकाल सकता था बट मैंने इस बार d/4 कर दिया बाहर. तो 1 प्लस 3/k बचेगा. एंड वी नो दैट जो a एप्सिलॉन नॉट है बाई d है वो c नॉट की बराबर है. 4 ऊपर चला जाएगा, 4 c नॉट, और k भी ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा k प्लस, या यू कैन से 3 प्लस k. इतना एलसीएम आपको आना चाहिए. तो वी कैन राइट, रीअरेंज करके लिखते हैं, दैट इज 4k c नॉट अपॉन में 3 प्लस k विच इज ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. रिक्वेस्ट है अपना बेस पहले पक्का करिए, डेरिवेशंस को याद करिए, और डेरिवेशन से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल होता है. तब जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.